आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश का वाराणसी आज बेहद उत्साहित है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं। 5 घंटे का यह कार्यक्रम, लेकिन सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है कि क्या चुनाव के वास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के रास्ते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। आज वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वाराणसी को इस दौरान 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने वाले हैं। 1583 करोड़ की सौगात आज वाराणसी वासियों को मिलेगी। बीएचयू में 6000 लोग संबोधित के लिए वहां पर पहुंचेंगे। 6000 लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी इसी दौरान होना है। पीएम मोदी ने कन्वेंशन सेंटर की कुछ तस्वीरें शेयर भी की हैं और ये जानकारी दी है तस्वीरों को शेयर करने के साथ ही कि आज वाराणसी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारियों की तस्वीरें हम लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां पूरी की गई हैं, चाहे वो कोविड काल के लिहाज से हो या फिर सुरक्षा के लिहाज से हो। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर वाराणसी तैयारियों का जायजा भी लिया है और ये सुनिश्चित भी किया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। कहीं भी कोई चूक न रह जाए, इस बात की तसल्ली खुद योगी आदित्यनाथ के जरिए हुई है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी। 5 घंटे का एक कार्यक्रम रहने वाला है। 5 घंटे में निगाहें न सिर्फ वाराणसी की बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की टिकी हुई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। करीब 10:30 का कार्यक्रम है। वहीं से कार्यक्रम की झलकियां आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, तस्वीरें दिखनी शुरू हो जाएंगी। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जब जब ऐसा हुआ है, प्रोटोकॉल भी यही कहता है, प्रधानमंत्री जब किसी दौरे पर पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश में तो उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरह से कोई खामी न रह जाए, कोई कमी न रह जाए। इसी दौरान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन होना है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही हाथों होना है। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं। सुरक्षा घेरा किस तरीके का रहेगा, कहीं भी कोई चूक न रह जाए, ये अधिकारियों को खास निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए दिए गए हैं। कोविड काल में ये दौरा है, इसलिए खास इसलिए भी माना जा रहा है कि 6000 लोगों को संबोधित जब करेंगे तो फ्रंटलाइन वर्कर्स का जिक्र जरूर होगा। हो सकता है कि डॉक्टर्स से भी संबोधन हो और फ्रंटलाइन वर्कर्स से बात करके एप्रिशिएट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। इसी बीच बड़ी खबर, 8 महीने बाद ये हो रहा है जब वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 5 घंटे तक रहने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। 1500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास इसी दौरान पीएम करेंगे। साथ ही साथ तीसरी लहर, कोरोना काल की तीसरी लहर की तैयारियां क्या कुछ हैं, इसको लेकर भी चर्चा होगी। लोगों को अवेयर करने का काम भी करेंगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स को अप्रिशिएट करने के साथ उनसे तैयारियों पर डिस्कशन भी करेंगे। सीएम योगी भी वाराणसी में ही मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को देखते हुए। अब काशी के रास्ते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी में मौजूद हैं। अधिकारियों को पहले से निर्देश है कहीं से कोई चूक न रह जाए और तैयारियां जो भव्य की गई हैं उसकी तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी इसी दौरान होना है और कई खासियत रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अपने आप में समेटे हुए है। और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये जानकारी दी है कि आज वो वाराणसी में रहेंगे। सेंटर पे हैं और 2 बजे का समय होगा जब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे। हालांकि 2:15 का आधिकारिक तौर है। हम ये बिल्डिंग दिखाना चाहेंगे। लगभग तरीके से सजाया गया है। प्रमुख द्वार है, मुख्य द्वार है और यहाँ पे आप फूलों की सजावट देख सकते हैं। ठीक इसके बगल में यदि आप देखें तो जो डेकोरेशन का तरीका है वो जापानी शैली में है। छतरियों का प्रयोग अमूमन जापान में किया जाता है और वही शायद इस बात को दिखाने का कोशिश किया गया है, समझाने की कोशिश किया है। उसे हम कुछ कदम आगे बढ़ें तो आप देख रहे हैं कि न केवल देश का शान तिरंगा फहरा रहा है बल्कि उसके बगल में जापानी झंडा भी है। समझा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान का ये झंडा दोस्ती का प्रतीक है। इस बिल्डिंग की हम बात करें तो इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खास ये बात है कि ये 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। जो कुर्सियां आई हैं वो वियतनाम से आई हुई हैं और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो अत्याधुनिक है, चाहे वो लिफ्ट हो, चाहे वो फिर दूसरे चीज़ों, सब में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खास है। एक और सबसे बड़ी चीज़ हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे वो ये कि इस पूरे बिल्डिंग में, जैसा कि नाम है रुद्राक्ष, इस पूरे बिल्डिंग में 108 रुद्राक्ष के दानों के बड़े स्वरूप का प्रयोग किया गया है, लगाया गया
गया है। एक चीज़ और जो खास होगी वो ये कि ये बिल्डिंग अग्नि से, आग से, घटना दुर्घटना से फायर प्रूफ बनाया गया है, चाहे वो एग्जिस्ट पॉइंट हो या फिर दूसरे पॉइंट हो। न केवल वो आग लगने पे या ऐसी दुर्घटना होने पे खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, बल्कि ये कहा जाए कि अलार्म के साथ लोगों को निकलने में भी सहूलियत देगी। समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में होंगे तो बनारसियों को, या ये कह लें कि पूर्वांचल वासियों को, एक बड़ा गिफ्ट, एक नायाब गिफ्ट देंगे, और वो निश्चित तौर पे रुद्राक्ष होगा। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी मायनों में खास माना जा रहा है, अहम माना जा रहा है, और विपक्ष कह रहा है कि क्या चुनाव को देखते हुए ही ये दौरा है, और 1500 करोड़ से ज्यादा की ये जो योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास इस दौरान होना है, क्या ये सब कुछ चुनाव की खातिर हो रहा है? इस पर हम बात करेंगे। लेकिन काशी के लोगों को पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार है, उनके वेलकम का अंदाज जरा आप देखिए। बनारस की गजब परंपरा, और इसी गजब परंपरा में बनारसी लोगों के आने पे न केवल गीत गौ नहीं करते हैं, बल्कि उनका वेलकम अपने अंदाज में करते हैं। हम पूर्वांचल के हैं, पूर्वांचल के लिए बनारस जाना जाता है, और इस पूर्वांचल की जो खासियत है वो ये कि लोगों के आने पे गीत होते हैं, गौनई होते हैं, और खुशियाँ बिखेरी जाती है। दशाश्वमेध घाट पे हैं, और दशाश्वमेध घाट पे महफिल जमी हुई है अमरेश और केडी की। ये महफिल वो महफिल है जो अगवानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये अगवानी कर रहे हैं उन खुशियों का, ये अगवानी कर रहे हैं उन विकास के क्रम का जो कल बनारस में आना है, बनारस को मिलना है। आइए हम इन्हीं से सुनते हैं किस तरह से वेलकम कर रहे हैं, किस ढंग से गाने को ले रहे हैं, और क्या ये सुनाना चाहते हैं। हालांकि ये बताते चले हम आपको कि बनारस का एक गाना, एक कजरी बहुत मशहूर है, पिया मेहंदी ले आदा मोती झील से। और आइए इस कजरी को सुनने के साथ हम ये बताना चाहेंगे कि आखिर मिलने वाले सौगात, आने वाले सौगात क्या होंगे और किस ढंग से देखे जाए। हपिया, जैसा कि संतोष भैया आपने कहा, वो बड़ा ही प्रचलित गाना है कि पिया मेहंदी, हपिया मेहंदी, आए हाय, पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाके साइकिल से ना। हमारे यहाँ परंपराएं जीवंत रहती हैं, संगीत में भी और मिजाज में भी। वो पिया मेहंदी ले आदा, लेकिन आज मोदी जी आ रहे हैं जी, तो उनके लिए भी इसी लय पर, इसी धुन पर कैसे आप गाएंगे? राम निश्चित कहिए जी। ये दिशा निर्देश हमारे केडी भैया कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं इनको। और इन्होंने ही लिखा है, क्या लिखा है कि बनारस में, अपने काशी में, हो बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना, हो बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना, लाए हैं ना, लाए हैं ना, अरे लाए हैं ना, लाए हैं ना, हाँ बनारस में, वो बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना, वो बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना। और हमारे मोदी जी ने काशी का बहुत नाम बढ़ाया है, पूरे विश्व में चर्चा होती है हमारे काशी की। अब कहना है काशी का बढ़ाया नाम, हो काशी का बढ़ाया नाम, खुश है शहर पूरा गांव, 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 खुश है शहर पूरा गांव। तो काशी के लिए, काशी के लिए, बनारस के लिए, हाँ बनारस के लिए उपहार तोहफा लाए हैं, सब हर्षाए हैं ना, ओ बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना, ओ बनारस में मोदी। इसी तरह की रौनक गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर काशी के लोग जो हैं वो इसी तरीके से खुशी मना रहे हैं। पीएम के वाराणसी दौरे से ठीक पहले मंडुवाडीह स्टेशन अब बनारस हो गया है, जिस पर संस्कृत में नाम लिख दिया गया है। देखिए वाराणसी से संतोष ओझा की ये रिपोर्ट। नहीं हो तो निश्चित तौर पे हमें मड़ुआडीह, या ये कहा जाए कि आज के बनारस स्टेशन पे आना पड़ेगा। हम अभी
बनारस के बनारस स्टेशन पे हैं। कल तक इस स्टेशन का नाम मड़ुआडी हुआ करता था, लेकिन बीते रात से इसका नाम बनारस किया गया है। कई खास बातें हुई हैं बनारस के इस स्टेशन पे। एक ये कि ये मड़ुआडी से बनारस स्टेशन हुआ है। यहाँ का काशी स्टेशन भी है, वाराणसी भी है, लेकिन बनारस नाम का कोई भी स्टेशन नहीं हुआ करता था। मुख्य भवन पे इस बदला गया है इस नाम को। यही नहीं, अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर भी बनारस किया गया है। जो सबसे खास चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे वो ये कि इस स्टेशन के मुख्य भवन के मुख्य द्वार पे सबसे पहले संस्कृत में बनारस लिखा हुआ है, फिर उसके बाद इंग्लिश में बनारस लिखा हुआ है, हिंदी में बनारस लिखा हुआ है और सबसे अंत में उर्दू में लिखा हुआ है। समझा जा सकता है कि अमूमन जब आप स्टेशनों पे जाते हैं या इन चीज़ों पे गौर करते हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, इन 3 शब्दों का, 3 भाषाओं का समावेश मिलता है, इन 3 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ एक चौथी भाषा बनारस जो संस्कृत में लिखा है ये भी खास होगा। निश्चित तौर से रेलवे विभाग का ये एक बड़ा तोहफा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, बनारसियों के लिए। और जो बदलते, जैसा कि हमने शुरू से आपको बताया कि बदलते बनारस की यदि हम बात करें तो जैसे कि सामने एक LED है। ये LED इसलिए लगाया गया है कि जो यात्री यहाँ पे आए जाएं उनको ट्रेन की सुगमता पता चल सके, उनके आवाजाही पता चल सके। लेकिन उससे भी बड़ी बात इस LED लगाने का ये है कि बदलते बनारस की जो बदलती तस्वीर, मजबूत तस्वीर है, उसका भी यहाँ पे डिस्प्ले 24 घंटे होते रहते हैं। इस बात को बताने और समझाने की कोशिश किया जाता है कि बनारस में क्या बदलाव आया है। तो पूरे स्टेशन की यदि हम बात करें, इस बनारस स्टेशन की बात करें, तो निश्चित तौर पे जिसका कोड कल रात BS हो गया है, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि बनारसियों के लिए ये एक बड़ा तोहफा है। लोगों को अब देखना ये होगा कि बनारस के इस तोहफे को किस तरह से लेते हैं। ये अलग है कि प्रधानमंत्री आने को हैं और ठीक उसके 18 घंटे पहले, या यूं कह ले कि 17 घंटे पहले रेलवे ने भी इस स्टेशन का नाम बदल के प्रधानमंत्री को शायद रिटर्न गिफ्ट देने का प्रयास किया है। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। उत्सुकता काशी के लोगों में बनी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर तैयारियां कैसी हैं ये आपने तस्वीरों में देखा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। महेश त्रिवेदी हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, डॉक्टर अभिषेक राय हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और साथ ही साथ अनुज यात्री हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महेश जी, आप ही से सवाल करते हुए, किस तरीके की तैयारियां हैं वो हमने तस्वीरों में देख लिया, लेकिन क्या वाकई चुनावों से ठीक पहले ये कार्यक्रम सोच समझ कर रखा गया है जैसा कि विपक्ष कह रहा है? महेश जी, हेलो महेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी। महेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं, तैयारियां बहुत अच्छी हैं, लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, लेकिन विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है कि चुनाव के वास्ते आज प्रधानमंत्री वाराणसी के रास्ते हैं? ऐसा है मैडम, विपक्ष को कोई मुद्दा तो मिलता नहीं है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा है भी नहीं, इसलिए कुछ न कुछ तो वो बोलेंगे ही, तभी तो वो अपने समर्थकों के बीच में कुछ न कुछ अपने को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, पीएम पूरे देश को देख रहे हैं और पूरी निगाहें उनका बनारस में रहती है अपनी लोकसभा में, तो वो जा सकते, आ सकते, इसको मुद्दा बनाने की हमको तो नहीं लगता है कोई आवश्यकता है। ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय, हमेशा आप लोग कहते हैं ना कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। देखिए, काशी की तस्वीर तो बदल गई, इत्तेफाक रखते हैं आप? अच्छा, देखिए, दुख के सब साथी, सुख के सब साथी, दुख में है ना कोई। जब कोरोना में हमारे यहाँ बनारस में हमारी जनता प्रताड़ित हो रही थी, हमारे माननीय सांसद जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तब बंगाल में ममता दीदी और दीदी कर रहे थे। उन्हें हमारे वाराणसी की जनता से कोई प्रेम और वो नहीं था, तब उनको कंसर्न नहीं था। शिलान्यास करके क्या हमारी जनता के ऊपर वो आंसू पोंछना चाहते हैं? जो हम लोगों ने अपने भाई बंधु खो दिए, क्या उसके ऊपर ये शिलान्यास, उसके ऊपर ये वो आश्रित हो रहा है? आप एक चीज मुझे बताएं, बहुत सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आज मोदी जी 4 लाख रुपए आप दो हर कोरोना में शहीद हुए लोगों को, तो आज मोदी जी अगर वो चेक देने आते तो हमें शायद आज अच्छा लगता।
लेकिन आज मोदी जी से शिलान्यास करने आ रहे हैं 1500 करोड़ की शिलान्यास। अरे प्राइम मिनिस्टर का क्षेत्र है, क्योटो बनाने आए थे, क्या क्योटो बन गया? अभी बारिश होगी, अभी आप देख लेंगे, अंधरा पुल पे देख लेंगे, सिगरा पे देख लेंगे। आप बताएं क्या क्या व्यवस्था हुई है, क्या विकास हुआ, उस हिसाब से बताएं। इन्होंने एक सबमिट करी थी, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट आए, कितना पैसा सरकार का। ये लोग प्रचार मंत्री हैं और प्रचार करना जानते हैं, सिर्फ झूठ का एक फरेब दिखाना जानते हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा, जनता एकदम समझ चुकी है। सच कौन बोलता है? शिलान्यास से ही कोई चीज नहीं होगी। अभिषेक जी, सच कौन बोलता है? जी, सच कौन बोलता है? आप कह रहे हैं झूठ की राजनीति हो रही है, सिर्फ प्रचार मंत्री हैं। सच कौन बोलता है? सच का पैरामीटर जनता तय करेगी। हाँ। मैं और आप नहीं तय कर सकते रचना जी, मैं और आप नहीं तय कर सकते। क्या हासिल हुआ, क्या 15 लाख हर अकाउंट में आया, क्या काला धन वापस आया, क्या हम इस पे बात कर सकते हैं? हाँ। ये तो जनता तय करेगी। 22 का चुनाव आ रहा है, शिलान्यास करने से ही विकास नहीं होता। महेश जी जवाब दीजिए। अभिषेक जी कह रहे हैं बड़ी देर कर दी आते आते। ये किस दल को बिलोंग करते हैं मैं नहीं जान रहा हूँ उसके की, समाजवादी लेकिन एक चीज आप ये पवित्रता से समझ लीजिए, ये देश की जनता देख रही है कि आदरणीय मोदी जी क्या कर रहे हैं। और मोदी जी एक, हम तो ये मान के चलेंगे, मैं भी 2 निर्दलीय चुनाव रहा, 2 दल से हमारा चुनाव रहा और 4 चुनाव रहा हमारा। हाँ। और मैंने पहले अपने जीवन में इतना व्यक्तित्व, इतना पवित्रता और इतना कर्मयोगी पहली बार मैं मोदी जी को देख रहा हूँ। और जो मतलब एक डायरेक्ट बिचौलियों को खत्म करना, गरीबों तक नीचे तक पहुँचना, आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करना और सब तरीके से व्यवस्थित करना। अब एक्चुअली है क्या कि ये पॉलिटिक्स एक ऐसा काम, पहले क्या है सिद्धांतों में हुआ करता था, अब क्या है कि आप चाहे जितनी पवित्रता से समाज के लिए अपना जीवन दें, लेकिन फिर भी लोग कुछ न कुछ टिप्पणी करेंगे। ये धरती एक ऐसी है मैडम कि जहाँ सीता मैया को धरती माँ उपज हुई और सीता मैया को गोद में बैठाला और कहा कि चलो बेटा ये तुम्हारे लायक धरती नहीं है। तो ये मित्र लोग में हम लोग आए हैं, उसके बाद भी अपने पराये की बात होती है। अगर वही काम पवित्रता से अगर बोले तो हमको लगता है जो बोल रहे हैं इनकी भी क्रेडिट बढ़े और मोदी जी की क्रेडिट को कोई पा नहीं सकता है। ये जनता तय करेगी आगे, आप चिंता मत करिएगा। क्योंकि आपने सभी बातों में गरीबों का भी जिक्र किया, गरीबों की गरीबी दूर करना। अनुज जी, गरीबों की गरीबी दूर होती हुई नजर आती है क्या? देखिए, गरीबों की गरीबी दूर होती और बनारस के अगर जो जनता के दिन अच्छे आए होते तो जो हालात अभी बीते 1.5 वर्षों से हमने देश में देखा है, वो सबसे बदतर हालात बनारस में हैं, प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां से वो सांसद हैं, दूसरी बार जीत के आए हैं, 7 वर्षों से सांसद। क्या हालात हुआ है, कितने लोगों की मौतें हुई हैं, वहां पर लोग दर दर भटकते रहे हैं, हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिली, हॉस्पिटल है नहीं वहां पर, बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन का अभाव रहा, ऑक्सीजन नहीं मिली, सैकड़ों लोगों की मौतें चली गई, बिना टेस्ट के लोगों का टेस्ट तक नहीं करा पाए प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो ये हालात जब देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूएंसी का हालात हो तो फिर और कहते हैं कि ऐसे जो है विकास पसंद हमारे नेता हैं, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। ठीक है। आज हालात ये है कि बनारस में जिस तरह से न केवल कोविड में जो मौतों का हालात हुई, जो पिछले वर्ष प्रवासी मजदूरों को जो दंश झेला था जो लॉकडाउन के वजह से, तो बनारस के पूछे गांव-गांव में जाकर के कि कितने प्रवासी मजदूर दर दर की ठोकरें खाते हुए, हजारों लोग वहां पर जो है उनकी जानें चली गई, वो आज भी तड़प रहे हैं वहां पे, उनके पैरों के छाले आज तक ठीक नहीं हुए हैं। बनारस अगर इतना अच्छा, इतनी तरक्की वहाँ बनारस में, हालांकि आप जैसी बातें कर रहे हैं अनुज जी, देश के अलग अलग हिस्सों से अमूमन ऐसी ही तस्वीरें आई थी जहां पर बदहाली थी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लोगों तक पहुंच नहीं पाई और अस्पतालों में जो हाल था वो हम सबने देखा है। महेश जी, आप इसका छोटा सा जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड और दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे देखा है, लेकिन अपेक्षा की जाती है प्रधानमंत्री जहां से आते हैं और उसी प्रदेश में उनकी डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री का पूरा फोकस बनारस में है, तो वहां ऐसे दिन देखना और उसके बाद फिर बनारस की ऐसी कल्पना करना और ऐसे प्रचार करना कि बनारस न जाने
टोक्यो बना दिया इन्होंने और बन गया है, तो वो असलियत दर्शाती है। और उसकी मोहर बनारस की जनता ने अभी बीते चुनाव जो हुए हैं, जिला पंचायत के जो चुनाव हुए हैं, उस पर मोहर लगा करके बनारस की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया प्रधानमंत्री को, और उसी की वजह से घबरा करके हबड़-दबड़ हार जो हमने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की हिंसा देखी, कैसे इन्होंने डंडे के बल पर और पुलिस प्रशासन के बल पर जब चुनाव जीता है, तो वो बनारस की जनता ने वो दंश भी जीता है। पुष्पेंद्र जी से मैं पूछूंगी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एंट्री लेने वाले हैं आम आदमी पार्टी, उनसे मैं रिएक्शन लूं, लेकिन महेश जी पहले आप जवाब दे दीजिए, काशी क्योटो बना क्या, और जो सवाल आपकी तरफ आ रहे हैं उनका जवाब तो देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ऐसा है, कोरोना कार्यकाल में अगर आपने कहा है कि कोरोना कार्यकाल में ये 70 साल और 60 साल के हिसाब की व्यवस्था की बात हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस देश में ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था अभी तक लोगों ने किया, कहीं ना कहीं सभी दल और ये कांग्रेस के लोग और इन लोगों ने अपना राज किया यहाँ पर। पहली बार हमने देखा है कि मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद हम लोगों की उम्र में जो व्यवस्था होनी थी वो पूरी व्यवस्थित करके काम किया गया है। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, हमको भी बहुत पजल्ट होना पड़ा। हर व्यक्ति बोला भैया ऑक्सीजन, कहीं बोला बेड की व्यवस्था, तो हम लोगों ने व्यवस्था किया और जनता के हित के लिए काम किया, चाहे आदरणीय मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, और चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग हों। जनता के हित के लिए जनता को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसी के कारण से अब आप देख लीजिए कि जब तक ये अब वही हमने उदाहरण दिया कि आज हमारे घर में 10 लोगों की चाय पीने की व्यवस्था है, कल अगर 20 लोग आ जाएंगे हो जाएगा, 150 लोग एक साथ आ जाएंगे तो कुछ व्यवस्था गड़बड़ाएगी कि नहीं होगी। महेश जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर कोविड काल में सरकार कोई भी होती, किसी की भी सरकार होती, अव्यवस्थाएं होती ही, क्योंकि इस तरह की महामारी का अंदाजा किसी को नहीं था और हम तैयार नहीं थे। आप रहिएगा हमारे साथ महेश जी, थोड़ा और वक्त दीजिएगा। पुष्पेंद्र जी से भी मैं रिएक्शन लूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश में तलाश रही है। आप सभी मेहमान रहिएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जम्मू से, जहां वायुसेना स्टेशन के पास फिर से ड्रोन दिखाई दिया है। बुधवार रात की ये घटना बताई जा रही है जब ड्रोन देखा गया। जम्मू के कालूचक इलाके में ये ड्रोन देखा गया है। ड्रोन की एक्टिविटी जैसे ही नजर आई, सुरक्षा बल मुस्तैद हो गए। कल भी अरनिया सेक्टर में ड्रोन दिखाई दिया था। ऐसे में एक बार फिर से ड्रोन देखे जाना संदिग्ध तौर पर यह इशारा करता है कि कोई बड़ी साजिश अंजाम देने की फिराक में फिर से आतंकी हैं। कल भी अरनिया क्षेत्र में ड्रोन दिखना और आज फिर से कालूचक इलाके में ड्रोन दिखा है। इसी बड़ी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक। बड़ी खबर और बड़ा अपडेट ये कि अब काशी वासियों का इंतजार पूरा होने वाला है, क्योंकि थोड़ी ही देर में वाराणसी पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को आज ही के दिन 1583 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। ये गिफ्ट माना जा रहा है काशी वासियों के लिए। बीएचयू में 6000 लोगों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। जाहिर तौर पर काशी के लोगों से काशी के बारे में तो बात होगी ही होगी, लेकिन कोविड को लेकर भी बात होगी, ऐसा माना जा रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी इसी दौरान होना है। तो ये मोदी ने कन्वेंशन सेंटर की कुछ तस्वीरें शेयर की और साथ ही खुद ही ट्वीट करके जानकारी दी कि आज वो वाराणसी में रहेंगे। वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वाराणसी जहां से सांसद बनने के बाद वहां की तस्वीर बदली है और वहां के लोग मानते हैं, ये समझते हैं कि काशी की तस्वीर बदलते बदलते बहुत बेहतर हो गई है। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है, क्या काशी क्योटो बन गई? क्या वो सभी सुविधाएं काशी के लोगों तक पहुंची जो उनसे वादा किया गया था? विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि चुनाव से पहले ये दौरा कहीं चुनावी एजेंडा तो नहीं है। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं और पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, मुझे आपसे पूछना चाहिए, काशी की तस्वीर तो काफी हद तक बदली है, ये वहां के स्थानीय लोग भी जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं। हालांकि इस पर आपका अलग तर्क होगा। अब जब उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की संभावनाएं आप देख रहे हैं, तैयारी बड़ी करनी होगी। बिल्कुल, जब असफल लोगों को सत्ता से हटाना है और काम करने वाले लोगों को सत्ता में लाना है, जनता की सेवा करने वाले लोगों को सत्ता में लाना है, तो हम संभावनाएं नहीं तलाश रहे हैं, हम बल्कि उत्तर प्रदेश में पूरी बढ़िया ढंग से जुटे हुए हैं लोगों की सेवा करने में। अभी आपने एक सवाल किया था कि सच कौन बोलता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सच बोलता है हिंदुस्तान का हर पेट्रोल पंप, बनारस का हर पेट्रोल पंप, जिसमें 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से इस समय पेट्रोल मिल रहा है। सच बोलता है सरसों का तेल,
जो 200 से 250 रुपए लीटर के बीच में बिक रहा है। सच बोलता है वो हर गैस सिलेंडर जो आज की डेट में 900 रुपए से लेकर के 1400 रुपए तक के बीच में इसका भाव हो गया है। सच बोलती है मां गंगा, जिनके आंचल में कोरोना के दौरान सैकड़ों लाशें तैर रही थी। तो सच ये है, और इस सच को कोई छुपा नहीं सकता, ना नरेंद्र मोदी, ना भारतीय जनता पार्टी, ना योगी आदित्यनाथ। जब बनारस के लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, दवाइयों के लिए तड़प रहे थे, अस्पताल के लिए तड़प रहे थे। आप रहिएगा हमारे साथ पुष्पेंद्र जी। बाकी मेहमान भी हैं। वाराणसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, बड़ा अपडेट है। आज दिन भर का जो कार्यक्रम रहने वाला है, करीब 5 घंटे वाराणसी में ठहरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो बेहद भव्य तरीके से बनाया गया है, उसका उद्घाटन भी इसी दौरान होगा। वाराणसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुल 1583 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री इसी दौरान करेंगे। पुष्पेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लें। रचना जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष स्वागत क्यों नहीं कर रहा, सवाल क्यों उठा रहा है। हाँ। तो सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि जब काशी के तो अपने सांसद की जरूरत थी, हाँ। जब वो तड़प रहे थे, बीमार थे, तो उनके सर पे हाथ रखने की जरूरत थी, तब ये कलकत्ता में बैठ करके चुनाव लड़ रहे थे, दीदी को दीदी कर रहे थे। अच्छा पुष्पेंद्र जी, आपकी बातों से अभी तक मुझे समझ में आया। ठीक है, मैं रचना जी बस 5 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। ठीक है। हम नरेंद्र मोदी का स्वागत तब करते जब वो कोरोना के दौरान बनारस के लोगों के साथ खड़े होते। हम नरेंद्र मोदी जी का स्वागत तब करते जब यहाँ वो अस्पताल उपलब्ध करा देते। हाँ। पूरे कोरोना काल में यहाँ का सांसद होते हुए भी नरेंद्र मोदी जी एक दिन भी बनारस नहीं आए और जनता को उसके हाल पे छोड़ दिया। आप कह रही हैं, अभी आपके संवाददाता बता रहे थे कि मडुआडीह का नाम बदल के बनारस कर दिया। तो क्या जिन लोगों ने अपने को खोया है, पुष्पेंद्र जी का नाम मडुआडीह करने से भूल, पुष्पेंद्र जी सुनिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी अमूमन ऐसा ही हाल था। और सिर्फ दिल्ली या वाराणसी में क्यों कहूं, देश भर के तमाम हिस्सों से ऐसी तस्वीरें, सुनिए ना, हम भागे नहीं वहां से। अरे मैं क्या कह रही हूँ, सुनिए ना, देश के लगभग हर हिस्से से ऐसी तस्वीर सामने आई थी। आपकी बातों से समझ में आया कि आप कोविड काल को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आप क्या वादा कर रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो महंगाई से निजात मिल जाएगी, किसी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर नहीं होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश नहीं, हमने करके दिखाया है। आप देख लीजिए, दिल्ली के अस्पताल देख लीजिए, मोदी जी की तरह अरविंद केजरीवाल जी कहीं भाग करके चुनाव लड़ने नहीं गए। पूरे कोविड काल में दिन रात जनता, दिल्ली की जनता के लिए लड़ते रहे, उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करते रहे, उनके लिए नए हॉस्पिटल बनाते रहे। इसलिए हम आप के आरोप नहीं लगा सकती, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी को सारे देश ने देखा है, वो पश्चिम बंगाल में जाके चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन काशी की जनता से मिल। ठीक है, आप रहिएगा चूंकि वाराणसी के लिए दिन आज बड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर